हेलो दोस्तों, मैं रवि आपका स्वागत करता हूं द एग्जाम विद रवि में। जैसा कि आपको पता है, कल मैंने आपको पढ़ाया था मगध का उत्कर्ष, और मगध के उत्कर्ष में सारी चीज़ें कंप्लीट हो गई थी। कुछ कुछ पॉइंट रह गए थे जो कि मैं समझता हूं परीक्षा के लिहाज से जरूरी नहीं थे, इसलिए मैंने उन पॉइंटों को छोड़ दिया। मैंने उन्हीं पॉइंटों को लिया जो परीक्षा में पूछे जाते हैं। उसके बाद आज हम स्टार्ट करेंगे मौर्यकाल। लेकिन मौर्यकाल पढ़ाने से पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, क्योंकि मौर्यकाल में जिक्र होगा किसका? सिकंदर का। किसका? सिकंदर का। और सिकंदर को पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाना चाहूंगा कि सिकंदर से पहले कौन कौन से विदेशी आक्रमण थे जिनने भारत पर पहले आक्रमण किया। तो इस आप हेडिंग बनाएंगे, प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। क्या बनाएंगे? प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण, जो कि मैं लिख ही देता हूं। प्राचीन भारत पर विदेशियों का आक्रमण। तो जैसा कि आपको पता है, प्राचीन भारत बोला मैंने यहाँ पे। भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया है: प्राचीन भारत, मध्य भारत और आधुनिक भारत। तो उसमें से ये पहला पार्ट है जो है प्राचीन भारत। इसमें सबसे पहले जो विदेशियों की मैंने बात की है, तो सबसे पहले विदेशियों में किसने भारत पर आक्रमण किया। और आक्रमण से पहले छोटा सा मैं बना लेता हूँ, जिससे मेरे को याद रहेगा और पढ़ाने में भी आपको सहूलियत होगी। तो ये रहा वर्तमान भारत का, लगभग मैं बनाने की कोशिश की वर्तमान भारत की। ये रहा आपका वर्तमान भारत। तो जो पहला आक्रमण था वो था ईरानियों का। किसका? ईरानियों का। ईरानियों का आक्रमण था, और जिन्हें फारसी भी कहा जाता है। फारसी क्यों कहा जाता है? क्योंकि आपको पता होगा 1934 के बाद इस भारत का नाम ईरान रख दिया गया था। तो आपको पता है भारत से ईरान या, और इसके आगे आपको पता होगा या यूरोप कॉन्टिनेंट, यूरोप महाद्वीप है। और यूरोप महाद्वीप में एक छोटा सा प्रांत था जिसका नाम था बेबीलोन। और बेबीलोन का शासक था कौन? फिलिप। और फिलिप का बेटा था सिकंदर। तो सिकंदर के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहूंगा कि सिकंदर का जब सिकंदर राजकुमार था, लगभग 18 साल का, जब सिकंदर 18 साल का था, तो उस पर सीथियन ने आक्रमण किया था। और सीथियन की जो सेना थी, जो सीथियन ने आक्रमण किया था सिकंदर पर, उसकी जो सेना थी वो लगभग 1000 थी। और सिकंदर अकेला था। क्या? सिकंदर अकेला था। और उसके सैनिक कई दूरी पर, किसके? सिकंदर के 100 सैनिक थे लगभग, या 100 सैनिक थे। और इन सैनिकों की सहायता से सिकंदर ने 1000 इसके सैनिकों को मरवा दिया था, सीथियन राजा के को। और ये सीथियन राजा को पकड़ करके सिकंदर ने क्या किया था? इंटरेस्टिंग कहानी सुनाता हूँ कि इसको पकड़ करके इसने अपने नगर में, बेबीलोन में, इतने घोड़े से बांधकर जिंदा इतना चलवाया था, घोड़े से बांध दिया था। और जब तक चलवाया था इसे घोड़े से बांध करके, जब तक कि इसकी एक एक हड्डी अलग नहीं हो गई थी। क्या? एक एक हड्डी अलग नहीं हो गई थी। और यहीं से इसका सपना जागा था, क्या? कि मैं एक दिन विश्व का महान सम्राट बनूंगा। क्या बनूंगा? विश्व का एक दिन महान सम्राट बनूंगा। तो चूंकि सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं विदेशियों का आक्रमण, जिसमें सबसे पहले जो आक्रमण किया था वो भारत पर किया था ईरानियों ने। और ईरानियों में जो पहला व्यक्ति है उसका नाम है साइरस। क्या नाम है? साइरस द्वितीय। इस साइरस द्वितीय ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था। लूसेंट आदि कई किताबों में इसे कुर्स कहा गया है। कई किताबों में इसको कुर्स देखा है, तो आप देख लेना। इसका नाम कुर्स मैं लिख ही देता हूं, कुर्स। तो साइरस द्वितीय ने सबसे पहले भारत पर आक्रमण किया था, लेकिन ये इतना सफल नहीं रहा था। और इसके बाद जो दूसरा आक्रमणकारी आता है, और ये जो वंश था, इनका जो वंश था साइरस द्वितीय का, वो था क्या? अकामनी वंश से था। अकामनी वंश से था। किससे था? अकामनी वंश से था। किससे था भाई? थोड़ा राइटिंग सही नहीं आ रही क्या? हाँ, ये अकामनी वंश से था। कौन था? साइरस द्वितीय। और इसके बाद जो दूसरा अपना शासक आया उसका नाम है
डेरियस प्रथम, जिसे धारा प्रथम भी कहा जाता। क्या कहा जाता? धारा प्रथम या डेरियस प्रथम। तो डेरियस प्रथम जिसे धारा प्रथम भी कहा जाता, धारा प्रथम भी कहा जाता। तो इसने ये भारत पर जब आक्रमण किया था, तो ये भारत पर आक्रमण करने में क्यों सहायक हुआ, क्यों इसकी नीति सफल हुई, तो मैं वो बताना चाहूंगा कि ये जो भारत का उत्तर और पश्चिमी भाग था, यहाँ पर छोटे छोटे क्या थे, राज्य थे या छोटे छोटे नगर थे। अब जब छोटे छोटे नगर थे और ये छोटे छोटे नगर थे, अगर इनमें एकता होती तो क्या ये आक्रमण कर पाता? नहीं कर पाता। क्यों नहीं कर पाता? कि सुना होगा भाई आपने वो गठरी वाली कहानी बचपन में कि एकता में बल है, इनमें एकता नहीं थी, इसलिए इसने भारत पर आक्रमण करने में सफलता पाई। तो डेरियस प्रथम ने यहाँ पे आक्रमण किया। क्या किया? आक्रमण किया। और इसने जो आक्रमण किया था वो 1517 में किया था। क्या? 1517 बीसी में किया था। 1517 बीसी में किया था। इसके आक्रमण करने से क्या हुआ कि ये जो इसके जो प्रभाव पड़े, नंबर 1 क्या प्रभाव पड़े कि यहाँ की ईरान की जो संस्कृति थी, क्या ईरान की संस्कृति और भारत की संस्कृति ये दोनों का मिलाव हुआ, मेलजोल हुआ। तो इधर का ज्ञान इधर विकसित, तो इधर का ज्ञान इधर विकसित हुआ। तो इसी में बात कर लेते हैं शिक्षा पर क्या प्रभाव पड़ रहा, या खरोष्टी लिपि का जन्म हुआ, जो बनी अरामाइक लिपि से। थोड़ा सा मैं ये इसके प्रभाव बताने से पहले मैं बात बताना भूल गया कि ये इसने उत्तर पश्चिम प्रांत को अपना 20वां प्रांत बनाया था। क्या? 20वां प्रांत। एक क्वेश्चन आता है। और धारा प्रथम अपने आप को क्षत्रप कहलवाता था या उपाधि धारण की थी। क्या? क्षत्रप बोलता था या उपाधि धारण की थी। और इसने उत्तर पश्चिम भाग को इसने सारे ये जीत लिए थे, सिंधु बलुचिस्तान ये जीत लिए थे इसने डेरियस प्रथम या धारा प्रथम जीत लिए थे। और जीतने के बाद इसने अपना 20वां प्रांत बनाया। और इसका प्रभाव क्या रहा कि ईरानी संस्कृति का भारत पर प्रभाव पड़ा, भारत का प्रभाव ईरान पर पड़ा। और शिक्षा का बोले तो खरोष्टी लिपि का यहाँ पर क्या उद्भव होता है, और जो कि ईरान की लिपि अरामाइक लिपि से बनी है। और खरोष्टी लिपि चूंकि यहाँ से ऐसे बाएं से दाएं लिखी जाती है। क्या? राइट से लेफ्ट, लेफ्ट से राइट, यानी कि दाएं से बाएं लिखी जाती है, दाएं से बाएं लिखी अरामाइक। और यहाँ पे सिक्कों की बात कर लेता हूँ। तो सिक्के में यहाँ पे 2 प्रकार के सिक्के डाले गए, इन्हें बोलते हैं सिगलोई, और जो कि रजत के थे। ये रजत की मुद्रा थी या रजत का सिक्का था। और एक था आपका डेरिक, जो कि किसका था? स्वर्ण का था। स्वर्ण यानी स्वर्ण मुद्रा थी ये शिक्षा। और शिक्षा से याद आया यहाँ पे क्या? व्यापार बढ़ा। कहाँ? यहाँ पे ये ईरान से यहाँ तक क्या बढ़ा? व्यापार। क्यों? इसके आने से व्यापार बढ़ने लगा। और इसके आने से ये क्या हुआ, यहाँ से एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो गई। क्या? एकीकरण की प्रक्रिया, क्योंकि ये पूरी तरह सिकंदर जब आएगा, सिकंदर के समय में पूरी तरह से एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हो जाएगी। लेकिन शुरुआत यहीं से हो जाती है इस एकीकरण की। तो इसके बाद धारा प्रथम के बाद मैं बात कर लेता हूँ आपकी धारा तृतीय की चर्चा करना इसलिए जरूरी है क्योंकि इसको सिकंदर ने हरा दिया था या पराजित कर दिया था। इसके बाद अपनी सिकंदर की एंट्री होती है। तो मैं इसे साफ कर लेता हूँ दोस्तों और आपको सिकंदर के बारे में बताता हूँ। तो सिकंदर की एक स्टोरी और सुना देता हूँ कि जब ये ईरान अफगानिस्तान को जीतते हुए जब भारत में आ रहा था, तो यहाँ पे अपने भारत के उत्तर पश्चिम में एक शिक्षा का केंद्र था, उसका नाम है गांधार। वहां पे गांधार कला
तो गान वहां पे एक गुरु था जिसका नाम है आप सभी जानते हैं, चाणक्य था, चाणक्य। और चाणक्य को ये बात पता लग जाती कि सिकंदर ईरान, अफगानिस्तान, बलूचिस्तान को जीतते हुए भारत पर आक्रमण करने वाला, क्या भारत पर आक्रमण करने वाला है। तो सभी को वहां पर टेंशन हो जाती है, क्या सभी को टेंशन हो जाती है, और टेंशन हो जाती है, और सभी सोचते हैं कि सिकंदर के आक्रमण से बचा कैसे जाए, सिकंदर के आक्रमण से बचा कैसे जाए। तो सिकंदर के आक्रमण से बचने के लिए ये बात करते हैं अखंड भारत की, क्या अखंड भारत की, ये अखंड भारत की चर्चा करते हैं। और चूंकि आपको मैंने बताया था अखंड भारत की चर्चा करते हैं, यहाँ पे ये मगध था, और मगध का शासक था कौन, गणानंद, और ये था आपका क्या था, गांधार, क्या था ये, गांधार, और गांधार था। और ये आपका ईरान था, क्या ये ईरान था आपका, ये ईरान था, ये आपका गांधार था, ये मगध। यहाँ पे चर्चा आती है, ये चाणक्य बोलता है कि अखंड भारत का निर्माण होगा, यानी कि एकता हो जाएगी, तो ये सिकंदर भारत को विजय नहीं कर पाएगा, क्या भारत को विजय नहीं कर पाएगा। और हुआ भी ऐसा ही, क्या कि ये चाणक्य यहाँ पे जाता है, फिर आपको पता है ये अपमानित कर देता है गणानंद, और बाद में चंद्रगुप्त की सहायता से या चंद्रगुप्त चाणक्य की सहायता से इसकी हत्या कर देता है और मौर्य साम्राज्य का उदय कर देता है। लेकिन मैं यहाँ पे आपको पढ़ा रहा हूँ क्या, सिकंदर। तो सिकंदर का आक्रमण, सबसे पहले सिकंदर की एंट्री कहाँ से हुई, तो ये आया आपका 326 ईसा पूर्व में, बीसी में, ईसा पूर्व में 326 ईसा पूर्व में इसने पहला आक्रमण किया था, पहला आक्रमण किया था किस पे, भारत पर पहला आक्रमण किया था। और सिकंदर के, और मैंने जैसा कि बता दिया, सिकंदर 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 कौन था, मकदूनिया का शासक था, मकदूनिया का शासक था, जो बचपन से ही राजनीतिक शिक्षा में निपुण था, युद्ध कला, शस्त्र कला इसे आदि थी। और मैंने अभी बताया था इसने सबसे पहले लगभग 18 साल की उम्र में या उससे भी छोटी उम्र में उसने शीतियन राजा को मार दिया था, वो भी जिंदा, घोड़े से बांध करके उसके चक्कर कटवाए थे। तो सिकंदर जब भारत में आता है भैया, तो कब आता, 326 ईसा पूर्व में। और आते ही यहाँ पे हलचल हो जाती है, कहाँ, ये गांधार में। और सबसे पहले जो आक्रमण करता है वो कहाँ करता है, इसके लिए मैं थोड़ा डायग्राम बना लेता हूँ, जिससे आपको पढ़ाने में सहूलियत होगी। तो सिकंदर, जैसा कि मैंने बता दिया आपको, मैं कुछ शब्द इसलिए रिपीट कर रहा हूँ भैया जिससे आपको याद हो जाए कुछ, और मेरे को पढ़ाने का एक्सपीरियंस नहीं है। तो यहाँ पे जैसे 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे 5 नदियां थी, आपको पता, सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास और सतलज, ये सतलज। तो इन्हें पढ़ाने के लिए मैं थोड़ा इन्हें ऐसे बना लेता हूँ। तो ये सिंधु। तो यहाँ पे इसने जो आक्रमण किया था वो किया था 326 बीसी में। और सिंधु के बाद ये है आपका झेलम, सिंधु झेलम। तो आपको पता होगा यहाँ पे किसका शासन था, यहाँ पे शासन था आम्बी राजा का, जिसने, किसका शासन था, आम्बी राजा का, आम्बी राजा का शासन था, जिसने सिकंदर के आगे आत्मसमर्पण कर दिया था। क्या कर दिया था, आत्मसमर्पण कर दिया था सिकंदर के आगे। और सिकंदर बाद में लौटते समय यहीं का इसे क्या, छत्रप भी बनाया था। जब ये लौट के आएगा तब यहीं का ही छत्रप बना देगा। और लौटते ही समय ये सिकंदर अपने पिता को, जिसका नाम है फिलिप को यहाँ का शासक बनाया जाता है। कहाँ का, उत्तर पश्चिम भारत का। उसके बाद झेलम, चिनाब। तो झेलम के बीच में इसका पोरस राजा से युद्ध होता है 325 बीसी में, जिसे प्रशस्ता का युद्ध या आइवोड स्पीच का युद्ध बोला जाता है। और इनमें भयंकर युद्ध होता है, और इससे खुश होकर के सिकंदर इसे इसका राज वापस कर देता है, और यहीं का इसे छत्रप बना देता है। क्या बना देता है, छत्रप बना देता है। लौटते समय छत्रप बना देता है। चिनाब के बाद बात करूंगा मैं
रावी, तो रावी, यहाँ पे दो जनजातियां थी, यहाँ पे दो जनजातियां थी, यहाँ पे दो जनजातियां थी। इनका नाम है ग्लोक निकाय, क्या ग्लोक, ग्लोक निकाय, ग्लोक निकाय, ग्लोक निकाय और क्या कट, कट जातियां थी। इनने भी सिकंदर का सामना किया, लेकिन सबसे सोचने वाली बात, सिकंदर ने यहाँ के बड़े बच्चे बूढ़े सभी को बहुत भयंकर मारा था और सभी को खून से लथपथ कर दिया था, और यहाँ की महिलाओं ने भी यहाँ पे इसमें भाग लिया था। इसके बाद रावी के बाद आपकी नदी जो आती है वो आती है ब्यास। तो यहाँ ब्यास आते आते सिकंदर की सेना लौटने से मना कर देती है, और लौटने से मना कर देती है, और सिकंदर वापस जाने लगता है। और वापस जाते समय यहाँ का जो है, हाँ, तो ये ब्यास नदी, और यहाँ का जो छत्रप बनाया था, क्या छत्रप, यहाँ का जो छत्रप बनाया था वो बनाया था किसको, पिथोन को यहाँ का छत्रप बनाया था। और सिकंदर लौटते समय यहाँ पे मुख्य रूप से 3 नगर बनवाता है, क्या 3 नगर बनवाता है। एक बनाता है आपका बुकेपाल और निकैया, जो कि विजयनगर में, ये झेलम के पास में निकैया, और तीसरा जो बनवाता, पहला निकैया, दूसरा बुकेपाल, तीसरा सिकंदरिया। तीन शहरों की स्थापना करता है। ऐसे करता तो और राज्यों की भी है, मुख्य रूप से तीनों की करता है। और ये भारत में एक क्वेश्चन हो रहा था, भारत में 19 महीने तक रहा, 19 महीने तक रहा। और ये जाते समय इसने अपनी सेना को 2 भागों में विभाजित किया था, एक थल सेना, एक जल सेना। ये इसका जो सेनापति थी नियारकस जो था इसका सेनापति, वो जल के माध्यम से लौटा था, कहाँ, बेबीलोन। और ये थल सेना ये जहाजी बेड़ा था, ये थल से गया था, मकरान में होती है पाकिस्तान में भी, वर्तमान पाकिस्तान में पड़ता है। इससे गया था कहाँ, बेबीलोन जा रहा था। और इसके रास्ते में क्या, बेबीलोन में 323 ईसा पूर्व में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो चूंकि दोस्तों आप फीडबैक देना मेरा वीडियो आपको कैसा लगा, और मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। तो जैसा कि आपको पता है दोस्तों, सिकंदर के आक्रमण से क्या हुआ, सिकंदर के आक्रमण से क्या प्रभाव पड़े, वो प्रभाव की हम चर्चा कर लेते हैं। तो यहाँ पे संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ, संस्कृति का आदान प्रदान हुआ। किसी भारत की संस्कृति और ईरान की संस्कृति, और आपकी ईरान की संस्कृतियों का आदान प्रदान हुआ। इसके बाद हम जो चर्चा कर लेते हैं इसकी शिक्षा पर, तो शिक्षा का भी आदान प्रदान हुआ। भारत की शिक्षा ईरान पर और यूनान की शिक्षा भारत पर। शिक्षा के बाद हम बात कर लेते हैं सिक्के। तो सिक्कों में सिकंदर के आक्रमण से जो सिक्कों पर प्रभाव पड़ा वो यहाँ पे उलूक शैली के सिक्के डाले गए, क्या उलूक शैली के सिक्के डाले गए, उलूक शैली के सिक्के डाले गए। और उलूक शैली के सिक्के डालने के बाद यहाँ पर व्यापार वाणिज्य बढ़ा। हाँ, व्यापार वाणिज्य यहाँ पर, ये भारत का जो नक्शा था, चलो दोबारा बना देता हूँ। यहाँ पे व्यापार वाणिज्य बढ़ा, आदान प्रदान हुआ व्यापार का। और यहाँ पे जो छोटे छोटे राज्य थे, इनमें एकीकरण की प्रक्रिया स्टार्ट हुई। किससे, मुख्य रूप से सिकंदर के आक्रमण से। और ये ईरान का जो आक्रमण होता, इनकी हमें जानकारी कहाँ से मिलती है, जैन ग्रंथ अवेस्ता से हमें इनकी जानकारी मिलती है। कहाँ से मिलती है, जैन ग्रंथ। इसमें हिंदू शब्द का उल्लेख किया गया, हिंदू, जिसका पर्याय होता है सिंधु, तो सिंधु से बना है। और इसमें पंजाब को हप्तबिंदु कहा गया, इसमें पंजाब को हप्तबिंदु कहा गया, क्या कहा गया, हप्तबिंदु। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।